नमस्कार। धुमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए सुधा मूर्ति जी द्वारा रचित उपन्यास द्वंद्व का द्वितीय अध्याय। हरिद्वार जाते समय मुकेश ने नीलम से कहा था कि जोशी जी जो भी कागजात चाहें उन्हें वह ढूंढ कर दे दे, और उन्हीं कागजात को निकालने के लिए नीलम ने जिंदगी में पहली बार पिताजी की तिजोरी खोली। जब तक त्रिवेदी जी थे, तिजोरी को कोई हाथ नहीं लगाता था। किसी और को उसे खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। पुराने जमाने की तिजोरी थी। त्रिवेदी जी ने उसे दिल्ली में खरीदा था, तब उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी भावुकता में उसे खरीद लिया था। तिजोरी के अंदर एक सेफ थी, उसके अंदर छोटा सा ड्रॉयर था, उसी में सभी कागजात रखे हुए थे। नीलम को कुछ भी ढूंढने का काम बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैं नहीं करूंगी तो बेचारे मुन्ना को यह काम करना पड़ेगा और बेचारा थक कर आएगा, फिर खोजना पड़े तो कितना बोर होगा। उसके आने के पहले मैं ही निकाल कर रख दूं तो अच्छा होगा, सोचा था नीलम ने। कागज पत्रों को ढूंढते वक्त उसे एक छोटा सा सफेद कवर मिला, पुराना मटमैला कवर। कौतूहलवश नीलम ने उस कवर को खोला। उसमें एक पुराना फोटो था। उसने यह फोटो पहले कभी नहीं देखा था। मुन्ना और नीलू के बचपन का यही पुराना फोटो था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। कितना अच्छा फोटो है, कितना प्यारा। मुन्ना भी इसे देखकर कितना खुश होगा। अभी तो माँ को दिखा लाती हूँ। तिजोरी खुली छोड़ बाकी कागज भी वहीं के वहीं छोड़कर नीलम माँ को फोटो दिखाने नीचे उतर रही थी। बीच में उसे सतीश मिला। उसने वह फोटो सतीश को दिखाया। देखिए मुन्ना का और एक मेरा पुराना फोटो तिजोरी में मिला, कितना प्यारा है ना। सतीश ने फोटो नीलम के हाथ से ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। उसके दिमाग में बिजली दौड़ी। बाल की खाल उतारने की तो आदत थी ही उसकी। फिर नाटकीय तरीके से उसने फोटो पलटा। नीलू को कुछ समझ में नहीं आया। सतीश ने कहा, नीलू तुम पेपर्स ढूंढो, इस फोटो को मेरे पास ही रहने दो, माँ को बाद में दिखाएंगे। प्रशांत की तबीयत ठीक नहीं है, उसका भी ख्याल रखना। नीलम ऊपर चली गई। सतीश ने दोबारा फोटो को देखा, बार बार देखा। वह मन ही मन कुछ हिसाब लगाने लगा। नीलम और मुन्ना दोनों एक ही कद के हैं। बाल्य सहज आनंद उनके चेहरे पर झलक रहा है। उस मासूम भावना को बखूबी कैमरे में पकड़ा गया है। सतीश के मन में शंका उठी। उसका दिमाग और तेज दौड़ने लगा। उसने दोनों की जन्म तिथि मिलाकर देखी। उसके मन ने कहा, इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, वे चाहे 2 साल के हों या 4 साल के। और फिर 2 साल तो 4 साल का आधा हुआ ना। बड़े होते होते अब वे 28 और 30 के हो गए हैं। फर्क तो दिखाई ही नहीं पड़ता। इसलिए जरूर मुन्ना की जन्म तिथि में ही कोई रहस्य है। नीलम माँ की तरह दिखती है। वही गोरा रंग, घुंघराले बाल, लंबी नाक। जवानी के दिनों में माँ भी ऐसी ही दिखती होंगी। और मुन्ना पिताजी की तरह लंबा है, गेहुआ रंग, सामान्य आंखें, चौड़ी फैली हुई नाक। वह पूरी तरह तो उनके जैसा नहीं है, वह उनकी संतान भी नहीं लगता। सतीश फिर अपने बारे में सोचने लगा। उसके माता पिता छोटे कद के हैं। सतीश 6 फीट का है। दोनों का रूप साधारण है, पर वह मनमत जैसा सुंदर है। उसके पिताजी सौम्य बुद्धिमान, पर सतीश चतुर और अति बुद्धिमान। दिखने में या स्वभाव से बच्चे माँ बाप की तरह हो यह जरूरी नहीं। वे अपनी नानी, दादी, बुआ, चाची किसी पर भी जा सकते हैं। वह सब तो ठीक है, लेकिन जन्मतिथि माँ जी ही इसका जवाब जानती है। यह सोचकर सतीश नीलम को साथ लेकर सुमन के कमरे में जा पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने किवाड़ बंद कर दिए। सुमन को आश्चर्य हुआ। सतीश ने देखा कि टेबल पर मुकेश की शादी के फोटो फैले हुए थे। त्रिवेदी जी बेटा और बहू के साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। दूसरी ओर नीलम की शादी के फोटो थे। नीलू समझी नहीं कि सतीश उसे यहाँ क्यों लाया है। सामने आकर सतीश ने सुमन से पूछा, मुन्ना कब पैदा हुआ था? क्यों, क्या बात है? उसके स्कूल सर्टिफिकेट में तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। वैसे 1 जनवरी को दोनों का जन्मदिन सभी मनाते हैं, यह याद नहीं है। मुझे सिर्फ उसकी जन्म तिथि चाहिए। वह भी क्यों? अच्छा, इस फोटो को देखिए। तिजोरी में नीलू जब कागजात ढूंढ रही थी तब मिला। जालना में पिक्चर पैलेस में खींचा गया फोटो। कहते हुए सतीश ने सुमन के सामने फिर फोटो रखा। उस फोटो को देखते ही सुमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका मुंह सूख गया, कुछ बोल नहीं पाई। विजय पताका हाथ में ली सतीश आगे बढ़ा। अम्मा, यह गहरा रहस्य केवल रहस्य ही नहीं, हम सभी का भविष्य भी है। अब की नीलू डर गई। अम्मा सच बोलिए, मुन्ना कौन है? नीलम के सामने ही बोलिए। नीलू सुमन के पैरों के पास आकर बैठ गई। माँ, क्या मैं भी आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आपने मुझे जन्म नहीं दिया? नीलू जोर से रो पड़ी।
चाणक्य बुद्धि वाले सतीश ने इन सब दृश्यों का अनुमान लगाया था। इस नाजुक स्थिति में ही जोर डालकर सुमन से सच उगलवाया जा सकता है, यह वह जानता था। सतीश ने अपना फैसला सुनाया। अम्मा, अगर आपने सब कुछ सच नहीं बताया तो नीलम की जिंदगी बदतर हो जाएगी और इसकी जिम्मेदार आप होंगी। नीलम ने माँ से विनती की, माँ, पिताजी की आत्मा अब यही है, उनके वास्ते तो सच बताओ। सुमन असमंजस में पड़ गई। खुद के पेट से जनी बेटी एक तरफ और वर्षों का रहस्य एक तरफ। उसे त्रिवेदी जी की बातें याद आई जो वो हमेशा कहते थे, सुमन, सत्य की सिर्फ एक माँ होती है, झूठ की कई। झूठ कभी ना कभी जरूर निकल आता है। अब रहस्य के बाहर निकलने का समय आ गया, वो भी उस समय जब त्रिवेदी जी इस दुनिया में नहीं है। सुमन की सारी शक्ति वैसे ही क्षीण हो चुकी थी। वह धीमी आवाज में बोली, नीलम, तुम मेरी बेटी हो, मुन्ना मेरा दत्तक पुत्र है, लेकिन मैंने उसे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है। नीलम का सिर चकरा गया। सतीश के चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। अपनी जन्म का रहस्य जानने पर मुकेश भ्रमित हो गया। कमरे के अंदर ढलती धूप की किरणें मानो एक शून्य अस्तित्व का याद दिला रही थी। कहीं भी तो कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ मुकेश की जिंदगी में भूचाल आया। जिस पर विश्वास ना हो ऐसी एक घटना 1 मिनट में घट गई। 5 मिनट पहले वह सुमन का इकलौता बेटा था, अब वह दत्तक पुत्र बन गया। मुकेश के अंदर की भावना उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। उसका मुख रक्तहीन, वर्णहीन, श्वेत पत्थर सा बन गया था। आगे क्या करना है कुछ सूझ नहीं रहा था। वह फोटो जिससे उसकी जिंदगी का रहस्य खुल गया टेबल पर ही पड़ा था। हे भगवान, अगर यह फोटो ना मिलता, यह सत्य अनावृत होने के बजाय गुप्त ही रहता तो कितना अच्छा होता। वह भ्रमित संसार कितना सुंदर है। माँ, ये रहस्य तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ना, हम दोनों ने तुम्हें नीलू से भी ज्यादा चाहा और प्यार किया है, पहले बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ, पिताजी मुझे सब कुछ एक दोस्त की तरह बताते थे, फिर यह बात क्यों छुपाई? उन्हें कई बार उन्होंने बताना चाहा, पर मैं ही उन्हें हर बार रोक देती थी। कोमा में जाने के पहले उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया, शायद उस समय सब कुछ सच बता देना चाहते थे। माँ, फिर भी मुन्ना, असलियत का पता लगने पर तुम अपनी जन्म पत्री को ढूंढने चले जाओगे, इसका भय था। तुम पर सदके जाती हूँ बेटे, अगर तू छोड़कर चला जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। मेरी जान तो तुम पर ही अटकी है। मुझे जिसने जन्म दिया उस माँ का नाम क्या है? क्या वह जिंदा है? हाँ, जिंदा है बेटे। हम लोग तुम्हें अनाथ आश्रम से नहीं लाए, तुम्हारी माँ तुम्हें हमारे हवाले कर खुद ही सौंप कर चली गई थी। अभी कहाँ है? अमृतसर में, उसका नाम है रुपिंदर कौर। लेकिन माँ, मैं आपके घर आया कैसे? वह एक बड़ी कहानी है बेटे। त्रिवेदी जी उस समय अभी के त्रिवेदी जी जैसे नहीं थे। वे रेलवे माल विभाग में मामूली क्लर्क थे। बहुत ही छोटा काम था। वे मिर्जापुर के रहने वाले थे। उन्होंने कोई विशेष पढ़ाई नहीं की थी, केवल मैट्रिक पास थे। शुरू से ही तृप्त स्वभाव के थे। अपनी बहनों की शादी के लिए जमीन जायदाद बेच चुके थे। कुछ कर्ज भी था उन पर। काम भी छोटा था। ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कौन करता? एक गरीब खानदान कानपुर के कृष्णनगर में रहता था। उसी परिवार में 5 भाइयों के बीच पली सुमन त्रिवेदी जी की पत्नी बनी। सुमन अपने नाम के अनुरूप ही थी। जितने बड़े परिवार की लड़की थी उतनी ही सौम्य, सहनशील। उन दिनों त्रिवेदी जी जजमाओं में भी काम करते थे। शादी के 2 साल बाद नीलम पैदा हुई। गरीबी में भी भाइयों ने सुमन को के पहले प्रसव को अपने ही घर में करवाकर कर्तव्य शब्द की मर्यादा रख ली। कानपुर के सरकारी अस्पताल में सुमन ने बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने के कारण गर्भाशय निकाल देना पड़ा। वहां की निपुण स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि सक्सेना ने त्रिवेदी जी को बुलाकर कहा था, अब आपकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं होगा। अभी अगर गर्भाशय ना निकाले तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। त्रिवेदी जी को कुछ ना सूझा। उन्होंने अस्पताल के कागजात पर चुपचाप हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन घर में किसी को भी नहीं बताया। त्रिवेदी जी की माँ को जब पता चला कि उन्हें पोती हुई है तो नाक भय सिकोड़ते हुए बोली, पहली बार में लड़की जन्मी, अगली बार तो कम से कम बेटा होना चाहिए। सुनकर त्रिवेदी जी को दुख हुआ। लड़का या लड़की को जन्म देना औरत के हाथ में तो होता नहीं, पर माँ को समझाए कौन? घर भर सिर्फ लड़कियों की ही संतति भरी पड़ी है। ऐसे अज्ञानियों और वातावरण में पले लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। सुमन जब अस्पताल से ससुराल गई तो उठते बैठते उसे यही सुनना पड़ता, मानो उसने लड़की जनकर बहुत बड़ा पाप किया हो। सुनते सुनते वह तंग आ चुकी थी।
वह सोचती थी कब यहाँ से बाहर जाऊं, कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा। उसी समय त्रिवेदी जी का तबादला जालना में महाराष्ट्र में हो गया। सुमन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह खुशी के साथ उनके साथ चली गई। शादी के पहले ब्रज भाषा के सिवाय उसे कोई अन्य बोली नहीं आती थी। बाद में हिंदी सिनेमा देख देखकर उसने टूटी फूटी हिंदी सीखी। जालना महाराष्ट्र का एक रेलवे जंक्शन है। अन्य जंक्शनों की तरह यहाँ भी रेलवे स्टेशन के पास ही रेलवे कॉलोनी थी। सामान्यतः कम पगार पाने वाले ही इस कॉलोनी में रहते थे। उसे अगर एक मोहल्ला कहें तो गलत ना होगा। 2 कमरे और एक छोटे से रसोई का मकान था। सास ननद की किटकिट से दूर यह मकान सुमन के लिए राजमहल के समान था। त्रिवेदी जी उसके राजा और वह उस घर की रानी। घर में कोई विशेष सुविधा नहीं थी, फिर भी उसे यह मकान बहुत ही प्यारा लगता था। घर में पानी का नल नहीं था, पूरी गली में एक ही नल था। सभी कार्यों के लिए उसी नल का पानी इस्तेमाल करना पड़ता था। घर का काम करते, गाना वाना गाते, नीलम को संभालते दिन बीत जाता। समय मिलने पर हिंदी पढ़ना लिखना सीखती। कॉलोनी में सभी प्रांतों से आए लोग बसते थे। वे सभी हिंदी में ही बातचीत करते। इससे सुमन को और आसानी हुई। त्रिवेदी जी एक सभ्य गृहस्थ थे, काम में भी ईमानदार और परिश्रमी, इसलिए ऊपर के अफसर हर काम के लिए उन्हें ही बुलाते। इसलिए त्रिवेदी जी घर में कम रहते थे। नव दंपत्ति ने कभी भी अमीर बनने के सपने नहीं देखे। जितना मिलता उसी में तृप्त होकर संतोष से जीवन व्यतीत करते थे। दिन ब दिन नीलम बड़ी हो रही थी। 1 साल पूरा कर चुकी थी। कहते हैं हर एक को विधि अलग अलग रूप में दिखाई देती है। सुमन को वह नल के रूप में दिखाई दी। एक दिन किसी कारणवश नल में पानी नहीं आ रहा था। पानी के लिए खलबली मची थी। पास के एक मकान के आंगन में सुमन ने हैंडपंप देखा। सुमन की उस मकान में किसी से जान पहचान नहीं थी। उस मकान में एक सरदार परिवार रहता था। घर में बहुत लोग दिखाई देते थे। सुमन ने सोचा उनके घर पानी के बारे में पूछने में क्या हर्ज है। हिचक के कारण सुमन मौन रही, पर दूसरा चारा ना होने की वजह से एक दिन वह नीलम का हाथ पकड़े घड़ा लिए आखिर सरदार के घर चल दी। सुमन गेट के पास ही खड़ी थी। आंगन में सुमन से कम 2 गुनी बड़ी, सुंदर और अच्छी तगड़ी सरदारनी पंप से पानी भर रही थी। सुमन को देखकर वह बड़े प्यार से मुस्कुरा दी। रोज नीलम को लेकर बाजार जाते समय शायद उसने देखा होगा। उसकी मुस्कुराहट से सुमन को हिम्मत मिली। सुमन ने धीमी और विनयपूर्ण आवाज में पूछा, क्या एक मटका पानी ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम से भर लीजिए, सरदारनी ने कहा। गेट खुलने की आवाज सुनकर बालकनी में से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। ऊंची आवाज में उसने पूछा, रुपिंदर, बाहर कौन है? बगल के रेलवे कॉलोनी वाले हैं, पानी के लिए आए हैं। ठीक है, आज दे दो, लेकिन रोज की आदत मत बनाना, बुढ़िया ने पंजाबी में कहा। सुमन को पूरी बात समझ में नहीं आई। रुपिंदर बोली, जब भी चाहिए ले जाया करिए। पानी भरते समय नीलम को देखकर उसने पूछा, आपकी बेटी है? हाँ, एक ही बेटी है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। इस तरह सुमन और रुपिंदर में स्नेह कब बढ़ गया उन्हें खुद ही नहीं पता चला। दोपहर में खाने के बाद रुपिंदर सुमन के घर आती। उसकी सास जब शहर में नहीं होती तब सुमन नीलम को लेकर रुपिंदर के घर जाती। बेचारी रुपिंदर का तो सारा दिन ही रसोई में बीत जाता। एक दिन जलेबी पकड़े नीलम रुपिंदर के घर आई। उसी समय एक बच्चा अंदर से आया और दरवाजे की ओट में खड़ा हो गया। नीलम को देखकर शर्म से या घबराहट से पता नहीं बाहर आए बिना ही माँ को पुकारने लगा। रुपिंदर बोली, बाहर आ पुत्र, और तेरी पैण है, मुंडा होकर शर्माता है। सुमन बच्चे को देखने लगी। मेरा बड़ा बेटा है, छोटा अभी छोटा है, पालने में सो रहा है। हम उम्र के साथी को देखकर नीलम ने जाकर उस बच्चे को जलेबी का टुकड़ा दिया। सुमन ने बच्चे को इशारे से बताया कि वह दीदी है। बच्चे ने दोहराया, दीदी। रुपिंदर ने बताया कि वह मुन्ना है। नीलम ने भी कहा, मुन्ना। मुकेश और नीलम का स्नेह पनपने लगा। अब सुमन अच्छी हिंदी बोल लेती थी। पंजाबियों की तरह पराठे बनाना भी सीख गई। नीलम भी रुपिंदर के साथ बेधड़क खेलती थी। रेलवे कॉलोनी वालों से सुमन का अब उतना लगाव नहीं रहा। वैसे पहले से ही कम लगाव था, अब तो जरा भी नहीं रहा। मुन्ना हमेशा सुमन के घर में ही रहता। नीलम की तरह वह भी ब्रजभाषा बोलना सीख गया था। सुमन को अम्मा और त्रिवेदी जी को पापू बुलाता। उसके मुंह से अम्मा सुनकर ना जाने क्यों सुमन को अच्छा लगता। वह प्यार से हंस पड़ती। रुपिंदर के पति सुरिंदर को मवाली कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। पता नहीं स्कूल गया भी है या नहीं। सोचने समझने की बुद्धि भी नहीं थी। उसकी माँ के पास थोड़ी जमीन जायदाद है, इसलिए घर में उसी की चलती है। रुपिंदर का बड़ा भाई परमिंदर, उसकी बीबी अमीर घराने की थी, सब पर रौब झाड़ती। रुपिंदर तो घर की नौकरानी बनी हुई थी, किसके आगे अपना
सुना है बहुत पहले रुपिंदर और सुरिंदर अमेरिका में खेतों में मजदूरी करते थे। वहां उनका छोटा मोटा कारोबार भी था। पता नहीं कैसे सब कुछ खोकर जालना में बस गए हैं। मुन्ना वहीं पैदा हुआ था। जन्म से ही उसके तलवे पर काला तिल है। ऐसे बच्चे घर में बर्बादी लाते हैं। ये जहां जाएंगे वहीं नुकसान होगा, ऐसा उसकी सास हमेशा कहती रहती। मुन्ने के जन्म के बाद ही उनका अमेरिका का कारोबार ठप हो गया था। परमिंदर और उसकी माँ को इससे अच्छा बहाना और क्या चाहिए था। बस इसी को लेकर हमेशा मुन्ने को जली कटी सुनाते। सुरिंदर जब पीकर आता तो बकना शुरू कर देता। मुंह जला, तू अब भी जिंदा है, तेरे कारण मेरा सत्यानाश हो गया, तू चला जा। सुन सुनकर रुपिंदर तंग आ चुकी थी। यही सब कहानियां सुनाकर रुपिंदर सुमन के सामने रोती रहती। सुरिंदर जब भी वैसे मूड में होता तो वह मुन्ने को सुमन के घर छोड़ जाती और कहती, जब तक मैं न लेने आऊं तब तक इसे यहीं रहने देना, घर मत भेजना, आज इसका नसीब अच्छा नहीं है। इतना कहकर वह भाग जाती। सुमन ऐसी घटनाओं से वाकिफ थी। जब नीलम पैदा हुई थी तो त्रिवेदी जी साइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बड़ी सहजता से तुरंत किसी ने कहा, बेटी का चलन है, और तपाक से उन्होंने भी जवाब दिया, सब मिथ्या है। यदि मैंने लापरवाही से साइकिल चलाई तो बेटी को क्यों दोषी ठहराते हो? मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, इसलिए मेरी जान नहीं गई, सिर्फ थोड़ी चोट आई है। सुनते ही रुपिंदर हैरान होती। एक बार जालना में एक मेला लगा। रुपिंदर घर छोड़कर तो नहीं आ सकती थी। उसने मुन्ने को सुमन के साथ भेज दिया। त्रिवेदी जी, सुमन, नीलम और मुन्ना मेला देखने निकल पड़े। मुन्ना पहली बार घर छोड़कर इतनी दूर जा रहा था। वह नीलम से भी ज्यादा शर्मिला था। उसके घर के सदस्यों ने उसकी यह हालत बना रखी थी। बाहर आने पर दादी, बुआ, चाची सभी डांटते थे। वह अगर दिख जाता तो बस कोसना शुरू। इसलिए बेचारा बाहर आने से डरता। आज त्रिवेदी जी के साथ जाना उसे कितना अच्छा लग रहा था। त्रिवेदी जी उसे भी नीलम जितना ही प्यार करते। मेले में एक स्टूडियो था। सुमन को नीलू का फोटो खिंचवाने की इच्छा हुई। उसने अपने पति से पूछा। त्रिवेदी जी ने कहा, सुमन, मेरे पास केवल 3 रुपए हैं। एक फोटो के लिए 1 रुपया क्या करें? एक नीलू का, एक मुन्ने का और एक हम सब का। नहीं सुमन, एक नीलम का, एक मुन्ने का और एक उन दोनों का। बड़े होने पर पता नहीं कब मिले कहाँ मिले, उन्हें याद रहेगा। त्रिवेदी जी की मर्जी के मुताबिक फोटो खिंचवाए गए। दुकानदार ने कहा, साहब 1 घंटे बाद आइए, फोटो मिल जाएंगे। वे मेले में घूमे। अचानक बादल छा गए। बच्चों को त्रिवेदी जी के पास छोड़कर सुमन फोटो लेने जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार उन फोटो के पीछे मोहर लगा रहा था। सुमन को देर हो रही थी। वह बोली, देखिए भाई साहब, मुझे देर हो रही है, बच्चों को वहाँ खड़ा करके आई हूँ, फोटो जल्दी दे दीजिए, सील विल रहने दीजिए। कहते हुए सुमन ने फोटो उसके हाथ से करीब करीब छीन लिए। इस तरह केवल नीलम और मुन्ने के फोटो के पीछे मोहर और तारीख छप गई, बाकी पर रह गई। और विधि का खेल ही तो है। उस मोहर ने मुकेश की जीव नदी की धारा को ही बदल दिया। इसकी कल्पना न सुमन को थी, न उस स्टूडियो वाले को। एक दिन रुपिंदर उदास बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गईं। घर का माहौल ही ऐसा था कि उसका वहां रहना भी मुश्किल होने लगा। सुमन ने चटाई बिछाकर कहा, आओ बैठो सुमन, 15 दिनों से यह मकान बेचकर अमृतसर चले जाएंगे हम। क्यों? वहाँ लाल चौक में जो दुकान है उसका बंटवारा होने वाला है। परमिंदर भी मान गया। और तुम्हारी सास क्या कहती है? यह सब उसी बुढ़िया का तो क्या कराया है। सुरेंद्र को उसने ही फुसला कर रखा है कि यह वह अपने हिस्से की भी जायदाद उसे दे देगी। और मेरे बेवकूफ मर्द ने सच मान लिया, लेकिन बुढ़िया ने एक शर्त डाली है। वह क्या? मुन्ने को अमृतसर नहीं लाना है। वह मुंह जला है। वह जाएगा तो दुकान भी ठप हो जाएगी, कारोबार भी नहीं बढ़ेगा। इस बदनसीब को मत लाना। सुरिंदर क्या कहता है? उसकी माँ जो लकीर खींचती है उसे वह लांघता नहीं है, बस चुपचाप मान गया। अच्छा, वहां तुम सब कहाँ रहोगे? नीचे दुकान है, ऊपर मकान, सब कुछ पक्का करके आए हैं। इतना कहते रुपिंदर जोर से रोने लगी। एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाने में दुख तो होता ही है। उस शहर से लगाव सा हो जाता है, वह अपना सा लगने लगता है। हम ही को देखो, 2 साल में ही ट्रांसफर पर आ गए। सुमन, मैं उसके लिए नहीं रो रही, मुन्ने की बात सोचकर रोना आ रहा है। मेरी बात कोई नहीं सुनता, मुन्ने का क्या करूं? मेरी सास कहती है कि अगर उसे लाना ही है तो तू भी मत आ, छोटे बेटे किशन को हम ले जाएंगे। रुपिंदर का रोना खत्म ही नहीं हो रहा था। उससे सहानुभूति दिखाते हुए सुमन बोली, रुपिंदर रुपिंदर, तुम्हारे घर में भी लोग हद करते हैं। व्यापार में हानि या लाभ होना सहज है, उसके लिए क्या बच्चों को जिम्मेदार ठहराया जाता है? सिर्फ इसी वजह से क्या बच्चे को घर से निकाल देंगे? ऐसा तो करना ही नहीं। सोचना भी गलत है। मैंने तो ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा। सुमन,
आप सभी अलग तरह के लोग हो, पढ़े लिखे समझदार। मेरी सास अंधविश्वासी है। बहुत खुश नसीब बच्चे ही तुम जैसों के घर पैदा होते हैं। इस तरह बातों ही बातों में 4 दिन निकल गए। ना सांप मरा ना लाठी टूटी। जैसे जैसे दिन बीतते रुपिंदर की घबराहट बढ़ती गई। एक दिन सुमन ने फिर पूछा, मुन्ने के बारे में तुमने क्या सोचा? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बठिंडा के पास मेरा भाई रहता है, उसके पास एक टुकड़ा जमीन है, उसी के पास मुन्ने को छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुन्ने को वह छोड़ने के लिए मेरा जरा भी मन नहीं है। मेरी भाभी राक्षसी है, उसके अपने ही 6 बच्चे हैं। उनके बीच पलेगा तो मुन्ना जिंदगी भर मजदूरी ही करेगा। अगर तुमने वहां नहीं छोड़ने की जिद की तो वे लोग क्या कर लेंगे? सुना है जालंधर के पास एक आश्रम है। जिन माँ बाप को अपने बच्चे पालने की ताकत नहीं होती वे उन्हें वहां छोड़ते हैं। मेरी देवरानी मेरी सास को और सुरेंद्र को बता रही थी। रुपिंदर सिसक कर रोने लगी। उसके पास छांव देने वाला मायका भी नहीं था, ना पैसा ना अधिकार ना पति का प्यार। उसके पास सिर्फ ममता थी, लेकिन उससे क्या होता है। फटी चटाई पर नीलू और मुन्ना सोए हुए थे। रुपिंदर घर जाने को ही सोए मुन्ने को उठाने लगी। सुमन ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। कहने लगी, रहने दे, और कितने दिन हमारे यहाँ सोएगा? नीलम के साथ आज यहीं रहने दे। रुपिंदर कुछ कहे बिना मुन्ने को वहीं छोड़कर चली गई। रात में खाने के बाद सुमन ने त्रिवेदी जी से बात छिड़ी। देखिए, मुझे अब कोई बच्चा तो होने वाला नहीं। मुझे डर है कि अकेले रहते नीलम स्वार्थी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? परिस्थितियां ही ऐसी बन गई हैं कि हम मजबूर हो गए हैं। एक ही रास्ता है, किसी बेसहारा बच्चे को पाल लेंगे तो छत मिल जाएगी उसे और हमें खुशी। तो मेरी कौन सी मोटी तनख्वाह है एक और बच्चा पालने की जिम्मेदारी समझती हो? देखिए, क्या गरीबों के घर बच्चे नहीं पलते? जहाँ चाह वहाँ रहा। चलो, इस वास्ते मान भी गए तो हमें बच्चा देगा कौन? मेरी दीदी किसके सबसे छोटे लड़के को चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन पता नहीं पिताजी मानेंगे या नहीं। तुम्हारी दीदी का बच्चा? हरगिज नहीं। सुमन भी जानती थी कि त्रिवेदी जी की दीदी शांता ने उसे कितने कष्ट दिए हैं। उनके बारे में तो सोचने से भी सुमन की देह कांपने लगती। ठीक है, तुम अपने मायके की तरफ से ही किसी को चुन लो। है कोई ऐसा तुम्हारी नज़र में? हमारी तरफ का भी तो नहीं होना चाहिए। तो फिर अनाथ आश्रम से ही लाना होगा। त्रिवेदी जी मजाक के मूड में थे। सुमन इसी मौके की ताक पर थी। उसने त्रिवेदी जी को रुपिंदर की दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, अगर आप मान जाइए और रुपिंदर मान जाए तो क्यों ना हम मुन्ने को ही गोद ले लें। त्रिवेदी जी सुमन की बेवकूफ़ी पर हंस पड़े। देखो, तुम जितना सोचती हो यह उतना आसान नहीं। आज तुम्हें उस पर तरस आ रहा है, पर कल तुम ऐसे ही रहोगी, इसकी क्या गारंटी? देखिए, मुझे तो अब बच्चा होने वाला है नहीं। हमारी भी एक ही बेटी है। सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ, मैं हरगिज नहीं बदलूंगी। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। कल उनका व्यापार बढ़ेगा तो उन्हें काम के लिए 2 और हाथों की जरूरत पड़ेगी। तब वे अपने मुन्ने को यहाँ से ले जाएंगे। तब तक वह बड़ा हो चुका होगा। अगर उनकी सोच वैसी होती तो वो अभी नहीं छोड़ते, उसे किसी ना किसी काम में लगा देते। कुछ भी हो, माँ का दिल है, पता नहीं कब पिघल जाए। रुपिंदर अगर जब तब मुन्ने को देखना चाहे तो क्या करोगी? वह यहाँ अब कभी नहीं आएगी। सुमन को पता भी नहीं चला कि कब मुन्ना उसके दिल दिमाग पर छा गया था। उसके बिना वह रह नहीं पाती थी। पता नहीं किस जन्म का संबंध था। मुन्ना ने अपनी तोतली बोली और बाल्य सहज चेष्टाओं से सुमन को जकड़ रखा था। सुमन का सोचना था कि ऐसे वैसे के घर पलने से तो अच्छा है कि वह हम गरीब के घर में पले। कम से कम प्यार और ममता तो उससे मिलेगी। जाने पहचाने बच्चे को पालने से हमारे लिए भी अच्छा है। किसी गैर बच्चे को लाने में वह प्रेम वात्सल्य नहीं होता। अमीर हो या गरीब, जैसे भी हैं हम अच्छे तो हैं। हम दोनों के बाद नीलम को देखने के लिए छोटा भाई भी रहेगा। फिर सुमन के दिमाग में एक और बात याद आई। गांव में रहने वाले सासू जी को पता चल गया तो आसमान फट जाएगा। रूढ़िवादी परंपराओं से बधी हुई वह मुन्ने को नहीं अपनाने देंगे, उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। रात भर सुमन यही सब सोचती रही। सुबह 4 बजे की एक्सप्रेस गाड़ी आई। उसकी आवाज़ सुनकर सुमन बिस्तर से उठ गई। त्रिवेदी जी ने उसे देखते ही भाप लिया कि वह रात भर सोई नहीं। प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सुमन, रुपिंदर अगर मान जाए तो मुन्ने को गोद ले लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुख हो या सुख मिलकर बांटेंगे। सुमन की आंखों से अश्रु बहने लगे। अगले दिन हमेशा की तरह सुमन की भेंट रुपिंदर से हुई। सुमन के मन में अब भी शंका थी कि रुपिंदर मानेगी या नहीं। बात कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, समझ ही नहीं आ रहा था। मुन्ना और नीलम हालात से अनजान आंगन में एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। अचानक रुपिंदर आकर बोली, सुमन, अगले इतवार को हम लोग चले जाएंगे। मुन्ने का क्या करोगी? जालंधर वाले आश्रम में भेज देंगे।
सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। हिम्मत बटोरकर उसने पूछ लिया, रुपिंदर एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अगर तुम ठीक समझो तो मुन्ने को रखने के लिए मैं तैयार हूँ। सच? उद्वेग से सुमन का हाथ पकड़ लिया उसने। लेकिन लेकिन क्या? तुम या सुरेंद्र बाद में तो नहीं आओगे? सच्ची नहीं ले जाएंगे, पूछने भी नहीं आएंगे। मैं इस बातों को कैसे विश्वास करूं? सुमन, मैं वाहेगुरु की कसम खाती हूँ, नहीं मांगूंगी। रुपिंदर, अगर तुम जब तक मुन्ने को देखने के लिए आओगी तो उसे शक होने लगेगा। सुमन, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर कहती हूँ, मेरे आने से मुन्ने को अगर तकलीफ होगी तो मैं हरगिज नहीं आऊंगी। रुपिंदर, आखिरी बार अपने घर वालों से तो पूछ लो। अगर सभी मान जाए तो मुन्ने को मैं प्राणों से भी ज्यादा प्यार देकर बेटे की तरह पालूंगी। सुमन, तुम मेरी एक बात रख लो, मुन्ने को कभी नीची नज़र से मत देखना। उसकी जात अलग है, भाषा अलग। कल तुम्हें अगर अपना ही बेटा हुआ तो? यह नामुमकिन है। मेरी तो कोख ही निकाल दी गई, बच्चा होने का सवाल ही नहीं है। सुमन, उसे कुछ भी दे या ना दे पर विद्या जरूर देना, खूब पढ़ाना। अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मुन्नी की आज यह हालत नहीं होती। मैं विदेश में ही रहकर कोई काम करके उसे पाल लेती। अभी मेरी हालत देखो, मजबूर हूँ। अपने ही बेटे को पालने की ताकत नहीं है मुझ में। सुमन ने सहानुभूति से उसका कंधा थपथपाया। रुपिंदर के दिल पर क्या बीत रही है वह अच्छी तरह समझ सकती है। सुमन, पता नहीं किस जन्म में तुम मेरी बहन थी, आज मेरे बेटे को पाल रही हो। मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे घर वह अच्छे से पलेगा। रुपिंदर, क्या मेरे पति को तुम्हारे घर वालों से बात करनी पड़ेगी? अरे ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं। तुम तो सुरेंद्र का स्वभाव अच्छे से जानती हो। कोई भी बात कहो तो उसके अलग ही मायने निकालता है। रुपिंदर, मैं फिर बता रही हूँ, मुन्ना बेशक मेरे पेट से नहीं जन्मा, पर मैं नीलू और उसमें कभी भेदभाव नहीं करूंगी। रुपिंदर ने कुछ नहीं कहा। उस पर क्या बीत रही थी भगवान जानते। उसने पूछा, तुम्हारे पति मान गए क्या? उनके हाँ कहने के बाद ही तो तुमसे पूछा है। हमेशा की तरह मुन्ना सो गया। उसे उठाकर ले जाते समय रुपिंदर ने कहा, तुम लोग बहुत अच्छे। गुरु आपको सुख और सेहत दे। आखिर रुपिंदर के जाने का दिन आ ही गया। रुपिंदर आज उसको गोद में उठाकर लाई। उसने नए कपड़े पहने थे। उसके एक हाथ में मिठाई का और दूसरे में खिलौने का डिब्बा था। सुमन के घर पहुंचते ही मुन्ना गोद से उतरकर खेलने लगा। रुपिंदर का गला भर आया था। सुमन का हाथ पकड़कर वह बोली, सुमन, मेरी तुम्हारी शायद यही आखिरी भेंट है। उस गुरु को साक्षी मानकर इस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत। दुष्ट सास, सिरफिरा पति, अनपढ़ जेठ जेठानी, इन सब के बीच रहने से मुन्ने का कोई भविष्य नहीं बनेगा। तुम्हारे पास ही यह सुख से रहेगा। रुपिंदर ने अपने गले की सोने की चैन निकालकर मुन्ने के गले में डाल दी। चैन में दिल के आकार का लॉकेट था। सुमन, यह मेरी माँ ने मरते समय मुझे दिया था। इतने साल काम करने पर भी कोई चीज़ बना नहीं पाई। मेरे पास यही एक अमानत है, वही मुन्ने को दिए जा रही हूँ। उस मासूम को अपने पास रखने का नसीब तो नहीं लाई, कम से कम चैन बनकर ही सही उसके करीब तो रहूंगी। रुपिंदर, मुन्ने का जन्मदिन कब है? 1 जनवरी 1969 इसका जन्म हुआ था, लेकिन मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसका जन्मदिन मनाती हूँ, क्योंकि उस दिन गुरु की कृपा से यह एक भयंकर एक्सीडेंट से बच गया था। तुम भी बिना भूले बुद्ध पूर्णिमा के दिन गरीबों को कुछ दान देकर इसका जन्मदिन मनाना। आंसू पोंछते हुए पीछे मुड़कर देखे बिना रुपिंदर चली गई।